अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ डर व खौफ के उफ़क़ पर चिंगारती झिलमिल करती दिल हिलाती दहशतनाक कहानी रेस्ट हाउस। वो एक रोशन सुबह थी। सूरज की तेज़ और तन शाम ने सीन डे के लॉन को अहाता कर रखा था। एक चमचमाती ब्लैक जीप किसी मलका जैसे रोब और दबदबे के साथ पड़ाव डाले खड़ी थी। जीप की चमक धमक से सैंडी और इसके दोस्तों की आंखें चुंधिया गईं। वाह सैंडी, तेरे तो मज़े आ गए। क्या शानदार गिफ्ट मिला है तुझे अपनी बर्थडे पर। जोसेफ उर्फ जॉ ने शानदार जीप को देखकर तौसीफी लहजे में कहा। जीप का फ़ायदा तो वो तब होगा जब हम इस जीप में घूमने फिरेंगे। ब्लैक जीन्स स्लीवलेस शर्ट तंजेब के लीजे ने कहा। वेरी वेल, मेरे पास एक प्लान है। सैंडी ने चमचमाती जीप पर नज़र गार के कहा। कौन सा प्लान है बेबी। निहायती चुस्त और मुख्तसर से टॉप में मलबूस नैन्सी ने अपना नरम हाथ नाजुक हाथ सैंडी के हाथ पे जमाते हुए कहा। इसके जिस्म से फूटती महक की खुशबू किसी को भी अपना गर्विदा बना लेती। सैंडी ने अपने राइट शोल्डर पे निगाह डाली। वो महवत से नन्सी को देखने लगा। इसका दिल चाहा कि वो कोई शहद की मक्खी बन जाए जो इस हसीन तरोताज़ा गुलाब से तमाम अरक चूस ले। सैंडी की सांसें फूलने लगी। वो अपनी बेतरतीब सांसों को संभालने की नाकाम कोशिश कर रहा था कि तभी लीजे ने कमर पर ज़ोर से हाथ जड़ दिया और वार सीधा सैंडी की पुष्प पर हुआ। इसके सारे हसीन ख्वाब रेत के घरौंदे साबित हुए। ओ ये क्या बदतमीज़ी है यार। वो खजालत से कमर सलाने लगा। कोई कीड़ा था तुम्हारे करीब, बस इसीलिए ज़रूरी था, लीजा ने कहा और सैंडी के कपड़े झाड़ने लगी। वो जवाब सैंडी को दे रही थी, लेकिन नज़रें मुस्तकिल नैन्सी पर मरकूज़ थीं, जो कि कदरे सैंडी से दूर खड़ी थी। कपड़े झाड़ने के बाद लीजा ने सैंडी के सफ़ेद बालों पे बोसा किया। वो नैन्सी को जताना चाहती थी कि वो सिर्फ सैंडी की बचपन की दोस्त ही नहीं, बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड का एजाज़ भी इसे ही हासिल है। लिहाजा वो ज़रा फासले पर रहकर इसके बॉयफ्रेंड से बात कर ले। सैंडी ने फरते जज्बात से मगलूब होकर जेजी को खुद से करीब कर लिया। तुम दोनों अपनी रोमांस को ब्रेक दो और ये बताओ कि इस जीप के मुतालिक क्या प्लान है, माइकल ने कहा तो जोसेफ की हंसी निकल गई। वो नैन्सी के जुमले और फिर लीजा के जवाबी हमले से जी भर के महजूज हुआ था। सैंडी, तेरे तो मज़े आ गए। जोसेफ ज़ेरे लब बड़बड़ाया। तो मैं कह रहा था इस समर वेकेशन पे हम हिल स्टेशन चलेंगे। सैंडी ने बात मुकम्मल की। शहर के एक से बढ़कर एक हिल स्टेशन हम देख चुके हैं। बोरिंग और कुछ प्लान करो। माइकल ने अपनी ब्लू जीन्स की जेबों में हाथ डालते हुए कहा। तो ये कोई आम हिल स्टेशन नहीं है, बल्कि शहर से 50 किलोमीटर दूर एक जंगल से आगे नॉर्थ साइड पे वाक़ है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये दुनिया भर से मुख्तलिफ ज़बानों और मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग वहाँ क़याम पजीर हैं, जिसके बाइस वो दुनिया की मशहूर तरीन हिल स्टेशन है। सैंडी ने अपने महंगे स्मार्टफोन की स्क्रीन पर आवेज़ा हिल स्टेशन का नाम अपने चारों दोस्तों को दिखाया। सैंडी ने स्क्रीन पर क्लिक किया और खूबसूरत हिल स्टेशन से सेलफोन की स्क्रीन जगमगाने लगी। हिल स्टेशन के गिर्द खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले और दिलकश नज़ारों से चारों दोस्तों की आंखें चुंधिया गईं। यहाँ का पहाड़ी इलाका तो बहुत ही खूबसूरत है, जोसेफ ने चहक कर कहा। चारों तरफ से खूबसूरत वादियों में एक तवील पहाड़ी सिलसिले ने हिल स्टेशन को घेर रखा था। यह तो बिल्कुल मेरा ड्रीम लैंड है। ओ सैंडी, तुम हमेशा मेरे दिल की बात कैसे समझ लेते हो, नैन्सी ने कहा और उछल पड़ी। इसके मुख्तसर से टॉप में इसका नाजुक बदन दिलकश मंजर पेश कर रहा था। सैंडी की तीखी निगाहें नैन्सी के नाजुक सरापे में जब सो गईं। वो लीजे के हाथ छुड़ा के नैन्सी की जानिब लपका। खूबसूरत मेरी कमज़ोरी है बेबी। सैंडी लीजे ने सैंडी को पुकारा, लेकिन वो दुनिया व माफिया से बेगाना
नैन्सी के साथ था। नैन्सी की आंखों में फतह का अंसर नुमाया था। लीज़े जल भुन के कबाब हो गई। वह नैन्सी की बेहुदा और औबाश फितरत से बखूबी वाकिफ़ थी, जिसका मनपसंद मशगला दूसरी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स पे डोरे डालना था। वो पैर पटक के वहाँ से चली गई। ओके सैंडी, अब हम चलते हैं। नेक्स्ट वीक का प्लान फाइनल है, ताहम हिल स्टेशन तुम्हारी नई जीप में ज़रूर जाएंगे। माइकल और जोसेफ ने अलविदाई हाथ मिलाया और सैंडी के आलीशान बंगले से बाहर निकल आए। बादलों की ओर से आती सुनहरी रोशनी ने आलीशान बंगलों को अपनी जर्द में रेग रखा था। आज मौसम ने दिल फरेब अंगड़ाई ली थी। फिजा में खुनकी का अंसर नुमाया था। सूरज की किरणों ने बादल की ओर से लपक गए उनके चेहरों को नर्म हाथों से थपथपाया। ताहम आज उन पांचों की खुशी दीदानी थी। वो पांचों आज सैंडी के आलीशान बंगले में चमचमाती ब्लैक जीप के पास खड़े थे। सैंडी और जोसेफ और माइकल तीनों ही जीप के कभी हिस्से में सामान रख रहे थे। बेबी, मेरा ब्यूटी बॉक्स भी रख देना। शॉर्ट जीन्स और मुख्तसर ब्लाउज से जिस्म के ऊपरी हिस्से को ढांक रखा था। लंबी गर्दन, गोल चेहरा, नीली आंखें और सुनहरी बाल जो पोनी टेल की शक्ल में बंधे हुए थे। नैन्सी हमेशा की तरह अपनी क़यामत ख़ेज़ सरापे में अज़हद दिलकश लग रही थी। वो एक अदा से लहक कर सैंडी को ब्यूटी बॉक्स रखने का इशारा कर रही थी। सैंडी ने नैन्सी को खुशामदीद कहा और इसके भारी भरकम ब्यूटी बॉक्स को जीप के पिछले हिस्से में रखने की कोशिश कर रहा था। सैंडी, तुम कभी सुधरोगे नहीं। लीज़ा जी भर के बदमज़ा हो रही थी। जब से नैन्सी ने इसके बॉयफ्रेंड सर्कल को ज्वाइन किया था, या कहना ज़्यादा मुनासिब है जब से सैंडी ने नैन्सी को लिफ्ट देना शुरू की थी, लीज़े अक्सर यूं ही बदमज़ा हो जाया करती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड सैंडी जोन्स से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन नैन्सी की आमद ने इसे काफ़ी इनसिक्योर कर दिया था। ताहम वो हिम्मत न हारने के कायल थी। लीज़े ने आगे बढ़ के नैन्सी के भारी भरकम ब्यूटी बॉक्स को जीप से बाहर रख दिया। माय डियर नैन्सी रिचर्ड, तुम बग़ैर मेकअप के भी बहुत हसीन लगती हो। लीज़े ने बज़ाहिर चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई थी, लेकिन इसकी कहर आलूद निगाहें सारा हाल दिल बयान कर रही थी। वो जानती थी नैन्सी अपना इमेज कभी भी सैंडी के सामने ख़राब नहीं करेगी, और इसी बात का फ़ायदा लीज़ा उठा रही थी। जीप एक झटके से स्टार्ट हुई तो दोस्त तैयार हो जाओ, एडलनेटर्स हो, हम जा रहे हैं, जोसेफ ने कहा। सब ने इसकी तायद की। एकदम चलती जीप से धड़ाम की आवाज़ के साथ किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। लीज़े समेत तीनों लड़कों ने बेक वक्त अपने अकब में झांका। ये हाँ, नैन्सी अपने दोनों बाजुओं को हवा में लहराती झूम रही थी। इसने जीप के एक्स्ट्रा व्हील को चलती जीप से नीचे फेंक दिया था। अब वो भारी भरकम ब्यूटी बॉक्स को इसकी जगह सेट कर चुकी थी। वो अपनी कामयाबी पे खुद ही झूम रही थी। व्हाट रबिश नैन्सी, आर यू मैड? क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें पता है कि हम छुट्टियां गुजारने जा रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती हो। तुमने व्हील नीचे फेंक दिया, लीज़े ने गुस्से से तप कर बोली। इट्स ओके लीज़े, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट रिलैक्स। हमेशा की तरह सबसे पहले फेवर सैंडी की तरफ से था। गुस्से की शिद्दत से लीज़े की सुराही नुमा गर्दन तक सुर्ख हो गई। वो लब बीच के बैठ गई। ताहम जोसेफ और माइकल ने लीज़े की जलन को खौफ इंजॉय किया। वो दोनों ज़ेरे लब अपनी हंसी दबा रहे थे। जीप ने लॉक म्यूज़िक ऑन था। अब वो चारों म्यूज़िक की धुन में रक्स कर रहे थे। खुद सैंडी स्टीयरिंग संभाले म्यूज़िक के नशे में झूम रहा था। लीज़े भी जज्बातों से भरपूर अंगड़ाइयाँ ली ही थी कि एकदम सामने के मंजर ने इसके जज्बों को ओस डाल दी। नैन्सी ने अपने सुनहरे बाल को पोनी टेल से आज़ाद किया और अब इसकी गोद में झूल रही थी। जोसेफ और माइकल भी म्यूज़िक के दोष पे महवे रक्स थे। ताहम लीज़े से अपने बेवफा बॉयफ्रेंड को काटदार निगाहों से घूर रही थी, जो उसे कदरे नज़रअंदाज किए हुए था। नैन्सी के साथ बिजी था। लीज़े के ज़ब्त की तमाम पैमाने लबरेज हो चुके थे। वो उठकर स्टीयरिंग संभाले सैंडी की तरफ लपकी और इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल कर दिए। सैंडी ने पीछे मुड़ के देखा तो लीज़े की मसनूई मुस्कुराहट ने इसका इस्तकबाल किया। वो
वो दिली तौर से सैंडी से नाला थी, लेकिन वो किसी सूरत भी नैन्सी को मैदान मारने नहीं दे सकती थी। नैन्सी ने जब देखा कि सैंडी लीजे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो इसने स्टीयरिंग घुमा दिया। जीप दी ट्रैक हो चुकी थी। वो चौड़ी शाहरा से उतर के सुर्ख बजरी की सड़क पे हिचकोले लेते आगे बढ़ रही थी और अचानक झटके से रुक गई। जोसेफ और माइकल दोनों भी एक वक्त जीप से नीचे उतरे। जीप का पिछला बायां टायर पंक्चर हो चुका था। अरे यार, एक बुरी खबर है, टायर पंक्चर यानी प्लान फ्लॉप, जोसेफ ने उदास लहजे में कहा। सैंडी भी अब जीप से उतर आया था। लॉन्ग बूट और ब्राउन जैकेट पहने लीजे सैंडी के ताक़ुब में उतरी, मगर नैन्सी पहले ही जोसेफ और मैकी के साथ उतर चुकी थी। अब क्या करेंगे? शाम होने वाली है और हमारी जीप का कबाड़ा हो गया है। यहाँ तो कोई गैस स्टेशन भी दिखाई नहीं दे रहा। माइकल ने हाथ का छज्जा बना के इधर उधर नज़र दौड़ाई। नैन्सी, अगर तुम वो एक्स्ट्रा व्हील जीप से ना फेंकती तो आज हम इस मुसीबत में ना फंसते। लीजे ने नैन्सी को मुखातिब किया, जो सेल फ़ोन पे मैसेज करने में मसरूफ़ थी। अगर तुम सैंडी को डिस्टर्ब ना करती तो ऐसा कुछ ना होता। नैन्सी ने कमाल लापरवाही से जवाब दिया। सुर्ख बजरी वाली सड़क के साथ एक जंगल वीरान पड़ा था। वो पांचों बेयारो मददगार खड़े थे। तभी अचानक जंगल से बाहर की जानिब मौजूद दरख्त से एक शख्स नमूदार हुआ। इसके बाल सिया और बेतरतीब दाढ़ी और बदनुमा होठों में सिगरेट दबा हुआ था। वो गिरे 3 पीस सूट जेब तन किया हुआ था और खरामा खरामा चलता उनके सामने आ खड़ा हुआ। मैं क्रेग वीरान हूँ, जंगल में मेरा रेस्ट हाउस है। आप लोग शायद रास्ता भटक गए। इसने इन पांचों पे सरसरी निगाह डालते हुए अपना मुख्तसर तारुफ करवाया। जी कुछ ऐसे ही समझ लें। एक्चुअली हम सारे फ्रेंड्स छुट्टियां मनाने हिल स्टेशन जा रहे हैं, लेकिन एक नागानी आफत ने हमारे कदम रोक लिए। जोसेफ ने पंक्चर टाई की तरफ इशारा किया। ओ नो प्रॉब्लम, मेरे एक जानने वाले का गैस स्टेशन कुछ ही किलोमीटर दूर है, लेकिन आज वो किसी काम से आउट ऑफ सिटी गया हुआ है। कल आकर वो आपका टायर चेंज कर देगा। ताहम आज रात आप मेरे गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। इसकी शहद रंग आँखों में अजीब सी चमकती। जी क्यों नहीं, हमारे पास इसके सिवा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। सैंडी ने अजनबी की पेशकश कबूल कर ली और पांचों अपना सामान उठाए इसके ताक़ुब में जंगल में दाखिल हो गए। दरख्तों में घिरा अजीब व गरीब रेस्ट हाउस एक हौलनाक मंजर पेश कर रहा था। वो सियाह रंग की लकड़ी से बना अपनी महारत का मुंह बोलता सबूत था। इसे एक बड़े कार्टेज का नाम दिया जाए तो गलत नहीं होगा। मुख्तसर सी लकड़ी के जीनों को अबूर करके वो गेस्ट हाउस के दाखिली दरवाजे के सामने खड़े थे। बगैर दस्तक के ही चुचराहट की आवाज़ पैदा करते हुए दरवाजे के पट वाह हुए। सामने एक अल्लड़ दोशीज़ा उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। रेड चुस्त टाइप टॉप जेबतन किए वो हुस्न की बेमिसाल तस्वीर थी। इसके जुल्फ़े से मज़ीद दिलकश बना रही थी। ये लोग रास्ता भटक गए हैं, क्रेग ने कहा तो वो दोशीज़ा और क्रेग ने बेकपक कहका लगाया। प्लीज़ कम ऑन, यू आर वेलकम इन रेस्ट हाउस। इन दोशीज़ा की सुरमई आंखों में बला की कशिश थी। ये मेरी बेटी लोरीटा है, यहाँ के तमाम गेस्ट की वो यही वेलकम करती है, क्रेग ने कहा और सिगरेट सुलगाया। वो बारी बारी गेस्ट हाउस में दाखिल हुए। अंदर सारा फर्नीचर लाल रंग में डूबा हुआ था। दीवारें सिया रंग की थी जो अट्रैक्ट आर्ट की बेकीमत पेंटिंग से भरी पड़ी थी। सामने लगा लंबा पेट्रोलियम क्लॉक किसी अफरीद की तरह उन्हें घूर रहा था। गर्ल्स रूम नंबर 1 में जाएं और बॉयज़ रूम नंबर B में जाएं। लोरीटा ने अपनी सुर्ख नील पॉलिश ज़दा उंगली से एक साइड पे मौजूद 2 कमरों की तरफ इशारा किया जिसके दरवाजे पे A और B लिखा था। फिर इस अल्लड़ दोशीज़ा ने भरपूर अंगड़ाई ली और एक सरसरी निगाह तीनों लड़कों पे डाली जो गरम गरम निगाहों से इसे घूर रहे थे। आप लोग रेस्ट करें, मैं आपके लिए शरबत बना के लाती हूँ। वो दुनिया जहाँ की शीरी ज़बान लहजे में बोए हुई थी। सैंडी, जोसेफ और माइकल का तो बुरा हाल हो गया। नैन्सी और लीज़ा रूम नंबर 1 में दाखिल हुई। कमरे में ज़रूरत की हर शय मौजूद थी। लाल रंग की नर्म और दिलकश कारपेट को दबाती अंदर दाखिल हो गई। साइड पे एक अटैच बाथ बना हुआ था
जिसके खुले दरवाजे में किसी नफूस का साया नमूदार हुआ। लीजे ने आगे बढ़कर देखा तो वॉशरूम बिल्कुल खाली था। ओ वो अजीब व गरीब लड़की कितनी बुरी है। आईमैन कितनी पुरस्कार है इसमें, मुझे इसके फैशन सेंस भी ज़ीरो लगती है। नैन्सी ने कहा और बेड पे बैठ गई। वो तुम्हें इसलिए बुरी लगी कि सब लड़कों की नज़रें इस पर थीं, लीजे ने लतीफ़ चोट लगाते हुए कहा। ज़ेरे लब अपनी हंसी दबाई। शट अप, नैन्सी ने कहा और फैल कर बेड पे बैठ गई। सुनो, उठो, ये मेरा बेड है, तुम सोफ़े पे जाके लेटो। लीजे ने सामने रखे नर्म गुलजार लंबे रेडिश सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा। नो, मुझे बेड पे सोने की आदत है, वो भी अकेले। जस्ट गो अवे, बस जाओ यहाँ से, नैन्सी ने कहा और बेड पे लेट गई। फिर वो सोने की अदाकारी करने लगी। वैसे भी अदाकारी करने की वो माहिर थी। नैन्सी, नैन्सी उठो यहाँ से, क्या बदतमीज़ी है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, लीजे ने नैन्सी पे चिल्लाते हुए। लेकिन नैन्सी बेसुस होने की अदाकारी कर रही थी। दूसरी तरफ लड़के बेडरूम में अपना सेट कर रहे थे। कदावर आईने में जोसेफ खुद का जायज़ा लेने में मगन था। अब इसने अपने बैग में स्पेशली मेंस सेट वेट परफ्यूम निकाला और परफ्यूम में नहा गया। वो हेयर जेल से बालों को सेट करते हुए गुनगुना रहा था। अरे ओ भोले बादशाह, कहाँ की तैयारी है। सामने लंबे ब्लैक सोफ़े पे बरजमान माइकल ने इस्तफसार किया। बस अभी आता हूँ यार, ये कहते हुए जोसेफ रूम से बाहर निकल गया। लाउंज से गुजर के वो सीढ़ियों से फासले पे वाक़े किचन की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ वो कातिल हसीना शरबत बनाने में मसरूफ़ थी। जोसेफ ने दिल ही दिल में सोचा, वो अपने नाजुक हाथ से शरबत बना रही होगी और मैं सोच कर वो खुद ही मुस्कुराने लगा। वो किचन के आगे खड़ा था और दरवाज़ा बंद था और नाक करने ही वाला था, तभी एक निस्वानी लम्स ने इसके कंधे पे दबाव डाला। जोसेफ ने पलट के देखा तो सामने वही दोशीज़ा मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। क्या बात है, इसका लहजा सरगोश आना था। कुछ नहीं, जोसेफ ने कहा और टुकटुकी बांधे से देखने लगा। रात के 12 बजे के बाद ऊपर वाले स्टोर में आ जाना। लॉरीटा ने जोसेफ के कान में सरगोशी की, फिर एक झटके से खुद को जोसेफ की कैसे आज़ाद करा के शरीर मुस्कुराहट लिए चली गई। जोसेफ पर पुरहिद्दत सांसों ने दूर तक लॉरीटा का ताक़ुब किया। वो जो इस अल्लड़ दोशीज़ा का लम्स पाके अपनी किस्मत में नाजा था, मसरूर सा अपने रूम में दाखिल हुआ, जहाँ माइकल और सैंडी पहले से मौजूद इसका इंतज़ार कर रहे थे। माइकल सामने वाली वॉल में फिट बड़े से LED पर नज़र जमाए चैनल चेंज करने में मसरूफ़ था, जबकि सैंडी कसमंदी से बेड पे आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। यार, इस गेस्ट हाउस में खाने की कोई चीज़ नहीं। आईमीन जब से आए हैं किसी ने पूछा ही नहीं। जोसेफ के रूम में एंटर होते ही सैंडी ने सवाल दागा। जोसेफ बेखुदी में गुनगुनाता हो माइकल के साथ सोफ़े पे बैठ गया। वो बज़ाहिर LED पे नज़रें मरकूज़ किए हुए था, लेकिन दिल और दिमाग में लॉरीटा मौजूद थी। वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कब आधी रात हो और वो लॉरीटा से मिलने ऊपर स्टोर रूम में जाए। यार, तुमसे बात कर रहे हैं, कहाँ गुम हो। माइकल ने साथ बैठे जोसेफ को टोका देकर मुखातिब किया, जो लॉरीटा के ख्यालों में गुम था। जब खुशामदीद कहा है तो डिनर भी मिल ही जाएगा। जोसेफ मुस्कुराया। क्या मतलब, तुम्हारी बात हुई है? क्या नाम है इस लड़की का? हाँ, लॉरीटा से बात हुई है। डिनर के मुतालिक सैंडी के लहजे में बेयकीनी का अंसा नुमाया था। बात क्या, सीधा मुलाकात है। इसने कहा है कि वो आज हमें खुद अपने हाथों से डिनर करवाएगी। माइकल और सैंडी ने देखा जोसेफ की आंखें चमक रही थीं। वो सोफ़े पे बज़ाहिर बैठा हुआ था, लेकिन दर हकीकत आसमानों की सैर कर रहा था। चल, अब इतना भी ना उड़, देखते हैं डिनर का क्या सीन है, माइकल ने कहा और दोबारा नज़रें LED पे जमा दी। सैंडी उठा और बाहर निकल गया। इसने लड़कियों का कमरा नॉक किया, फिर हैंडल पे एक मर्दाना लम्स ने दबाव डाला। हाय गर्ल्स, क्या सीन है? वो खुश दिली से बोला। थैंक्स गॉड, सैंडी तुम आ गए। देखो, ये नैन्सी मेरे बेड से नहीं उठ रही। लीजे ने बेड की तरफ इशारा किया, जहाँ सोई हुई नैन्सी अब टेक लगाए बैठी मुस्कुरा रही थी। नैन्सी, तुम लीज़ा को बेड पे सोने दो, इसे सोफ़े पे सोने की आदत नहीं है।
एक रात की तो बात है, मैनेज कर लो, सैंडी ने नैन्सी को कहा। ब्लैक ब्लाउज और शॉर्ट जीन्स में मलबूस नैन्सी एक अदा से उठी और सैंडी के सामने आ खड़ी हुई। वाई नॉट श्योर, वो मसनूई अंदाज से मुस्कुराई और कुशन उठा के सोफे पे बैठ गई। अगले ही लम्हे वो सैंडी की गोद में मौजूद थी। अब वो दोनों लीजे हमेशा की तरह जल भुनकर कबाब हो रही थी। इसकी तीखी नाक अब बिल्कुल लाल टमाटर बन चुकी थी। निहायत ही बेबाक और मॉडर्न माशरे में रहने के बावजूद अपने बॉयफ्रेंड को शेयर नहीं कर सकती थी। लेकिन मज़े की बात यह थी कि उस सैंडी की गर्लफ्रेंड बनने का एजाज़ दिल ही में छुपाए बैठी थी। सैंडी ने इसे कभी गर्लफ्रेंड नहीं बोला था, ताहम इससे ये बात छुपी ना थी कि इसकी बचपन की दोस्त इससे कितना चाहती है। वो जान बचा के अनजान बनने की कमाल अदाकारी करता और वो चाहता था कि लीज़ा इसे खुश रखे ताकि वो अपनी वाइफ बना सके। अचानक डोर नॉक हुआ और एक क्रीक वीरान अंदर दाखिल हुआ। सैंडी और नैन्सी भी एकदम ही इसकी तरफ लपकी। आई एम सॉरी, एक्चुअली चले रहने दें मिस लीजिए, अगर आप फ्री हैं तो आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो जुमला नामुकम्मल छोड़ के लीजे से बदलते चेहरे के जावियों का बगौर जायज़ा ले रहा था। वो एकदम उठी और क्रीक के साथ चल दी। क्रीक ने लीजे के कंधे पे हाथ रख के सैंडी को कहा, यू गाइज कैरी ऑन। सैंडी को क्रीक वीरान का यूं बेबाकी से लीजे को साथ लेके जाना अच्छा नहीं लगा। शाम के सुरीले अंधेरे ने धीरे धीरे रोशन उफक को अपनी लिपेट में ले लिया। परिंदे गोल की शक्ल इख्तियार किए हुए थे, अपने आशियानों को लौट रहे थे। लीज़ा भी क्रिक के साथ अब गेस्ट हाउस की जानिब बढ़ रही थी। क्रिक ने अपना खुरदरा बाजू लीज़ा की कमर के गिर्द हाइल कर रखा था। बज़ाहिर लग रहा था कि इन दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। रूम नंबर बी और ए का डोर बेक वक्त नॉक हुआ। दोनों रूम्स का दरवाज़ा खुला। माइकल, सैंडी और नैन्सी ने झांक कर देखा। सामने बड़े ब्लैक डाइनिंग मेज़ पर खाना लग चुका था। वो चारों रूम से बाहर आए और अपनी अपनी नशिस्तगाह पर बरजमान हो गए। हैरत की बात यह थी कि डाइनिंग टेबल की कुर्सियों पर जोसेफ, माइकल, सैंडी, नैन्सी और लीज़ा का नाम दर्ज था, जिसे क्रीक और इसकी बेटी पहले ही से जानते हो कि इनके गेस्ट कौन लोग होंगे। नैन्सी समेत सबने इस हैरत अंगेज़ बात को नोट किया। क्रीक ने लीज़ी के चेयर अपने करीब कर ली, लेकिन अगले ही लम्हे सैंडी ने वो चेयर खींच के अपने करीब कर ली और लीज़े का हाथ थामे इसे अपने साथ बिठा लिया। क्रीक खुफिया सा मुस्कुराया। लोरिटा ने सबको खाना सर्व किया। हैरत अंगेज़ तौर पे खाना बहुत ही लजीज था। लीज़े ने सीख कबाब प्लेट में निकाले, लेकिन ये देख के इसकी चीख निकल गई कि उनमें एक इंसानी फ्राई उंगली भी मौजूद थी। वो चीखी, ये क्या है तुम्हें पास बैठे सैंडी ने पूछा। वो सामने। लीज़े ने कपकपाते होंठों से जवाब दिया, लेकिन सामने तो कुछ भी नहीं है। सैंडी ने सीख कबाब की प्लेट पे नज़र डालते हुए कहा। लीज़े काफ़ी घबराई हुई थी। खाने के बाद शराब नोशी का दौर चला। शीशे के जग में लाल रंग का शरबत मौजूद था। शराब लबों को लगाते ही सबको उपकाई आ गई। सबसे ज़्यादा नैन्सी ने रिएक्ट किया। वो दौड़ के वॉशरूम में भागी। इसका टेस्ट बिल्कुल। सैंडी के जुमला मुकम्मल होने से पहले क्रीक बोल पड़ा, खून जैसा है वो। दरअसल ये हमारी ख़ास तेज़ शराब है जो हम मेहमानों की खातिर तवाज़े में सर्व करते हैं, क्रीक ने कहा और झट से अपना गिलास खाली करके शराब पीते ही इसके शहद रंग आंखों में अजीब दरिंदगी उतर आई। माइकल, सैंडी और लीज़े ने शराब ना पी, ताहम लोरिटा की खातिर जोसेफ ने एक दो घूंट पी ली। रात का तकरीबन 12 बजे का वक्त था। रूम नंबर 1 की खिड़की खुली। अंधेरे में किसी ने हाथ बाहर रखा। इसके हाथ में भारी भरकम ब्यूटी बॉक्स था और जल्दी में से घसीटती हुई ले जा रही थी। वो कोई और नहीं बल्कि नैन्सी थी। इसने सतापा पैर और कोट ज़ेब कर रखा था, इसे रात की कहरज़दा ठंड से महफूज रखे हुए था। इसे मालूम पड़ गया था कि गेस्ट हाउस में कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसने सीख कबाब की प्लेट में इंसानी उंगली देख ली थी, इसलिए वो चुपचाप किसी को बताए बगैर तनहा यहाँ से निकल जाना चाहती थी। वो सिमत का तयन किए बगैर चली जा रही थी। अचानक इसे सामने क्रीक वीरान सड़क सिगरेट सुलगाता हुआ नज़र आया। वो मुस्कुरा रहा था। इसकी आंखें बिल्ली की तरह
आँखों जैसी अंधेरे में चमक रही थी। नैन्सी ने इसे देखा, इसके हाथ से ब्यूटी बक्स छूट गया। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन किसी ने इसके मुंह पे हाथ रख दिया। एक दिलखराश चीख फिजा में गूंजी। जोसेफ ने देखा, घड़ी रात का 1:30 बजा रही थी। वो बिल्ली किसी चाल लिए सीढ़ियाँ चढ़ के स्टोर की जानिब बढ़ा। इसने देखा कि स्टोर रूम का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है और उसमें किसी के लंबी सांसें लेने की आवाज़ आ रही है। उसने दरवाज़ा पूरा खोल के देखा, अंदर कौन है कि किसी ने पूरी कुव्वत की आंखें नोच ली और इसकी ज़बान हलक से खींच ली। वो तड़प तड़प के दम तोड़ गया। प्यास की शिद्दत से माइकल की आंख खुली। इसने देखा जोसेफ कमरे में मौजूद नहीं है। इसने सोचा ज़रूर लॉरिटा के साथ होगा, चलो जाके देखता हूँ। वो उठा, अपने सूटकेस से वाटर बोतल निकाली। गटागट पानी चढ़ाने के बाद वो स्लीपर पहने रूम से निकल गया। इसने देखा बाहर नीम तारीख में लाल रंग का फर्नीचर अजीब हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। वो लकड़ी की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर स्टोर की तरफ लपका। अचानक इसने स्टोर के बाहर खून देखा, जैसे किसी ने लाश घसीटी हो। वो इस खून के ताक़ुब में आगे बढ़ा। इसने देखा सामने एक कमरा है जिसमें सुर्ख बत्ती रोशन है। वो थूक निकलता बामुश्किल आगे बढ़ा। इसने देखा नीचे फर्श पे इंसानी हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। सामने रस्सियों से झूलता इंसानी गोश्त लटक रहा है। एक साइड पर गर्दनें कटी पड़ी हैं। उसने देखा एक आदमी टोका लिए इंसानी गोश्त के टुकड़े करने पर आमादा है। यकदम इसने मुड़ के देखा और माइकल की चीख निकल गई। वो कमरे से बाहर भागा, लेकिन एक तेज़ धार कुल्हाड़ी ने इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी। वो अधमुआ सा ज़मीन पे गिर के तड़पने लगा। इसकी सांस चल रही थी लेकिन वो किसी भी हिस्स और हरकत से आरी था। इसे महसूस हुआ कोई इसे घसीटता हुआ इसी कमरे की तरफ ले जा रहा है। जोसेफ ने अपनी आंखें मूंद लीं। सैंडी उठा और लड़कियों का कमरे में घुस गया। वो लीज़ा से बात करना चाहता था। आखिर क्रीक इसे क्यों लेके गया था? सैंडी कसमंदी से रूम में दाखिल हुआ। लाइट ऑन की तो सिर्फ लीज़ा को बिस्तर पे पाया। नैन्सी रूम में मौजूद नहीं थी। लीज़े उठो, नैन्सी कहाँ है? सैंडी ने लीज़े को जगाया जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही थी। थोड़ी देर बाद स्लीपर पहने लीज़े सैंडी के साथ नैन्सी माइकल और जोसेफ को तलाश कर रही थी। वो तीनों दोनों कमरों में ना थे। वो बाहर लाउंज में आ गए। लाल टीन की पीली रोशनी में लाल रंग का फर्नीचर हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। सामने किचन का सिया रंग का दरवाज़ा खुला पड़ा था। सैंडी और लीज़े ने झांक के देखा तो सामने बड़ी सी देग में कुछ पक रहा था। एक मोटी भद्दी औरत बाहर की जानिब पीट के बैठी थी। इसके सांप सी चुटिया कमर पे झूल रही थी। यकदम औरत मुड़ी तो लीज़े और सैंडी की हैरत का शदीद झटका लगा। वो कोई और नहीं बल्कि लॉरिटा थी, जिसका पूरा जिस्म रीछ की मानिंद सिया था और चेहरा साइड से जला हुआ था। वो एकदम चारों हाथ पैरों से सैंडी और लीज़े पे चढ़ दौड़ी। लीज़े ने अपना सर सैंडी के कुशादा सीने में छुपा लिया, लेकिन सैंडी ने अपने खौफ पे काबू पाके स्लिप वाला लॉकेट लॉरिटा के सामने कर दिया। अचानक वो चीखने लगी। सैंडी ने स्लिप वाला लॉकेट हवा में उछाला तो पूरे रेस्ट हाउस में आग लग गई। वो लीज़े का हाथ थामे रेस्ट हाउस से निकल गया। आज लीज़े सैंडी के 2 बच्चों की माँ है, लेकिन आज भी लीज़े रेस्ट हाउस वाले वाक़ये से ख्वाब में भी डर जाती है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलब